Now, let me proceed with the another part of the chapter, and that is discovery of proton by Goldstein. Discovery of proton by Goldstein. This was another blow to Dalton's theory. सबसे पहले द ड्राइविंग फोर्स कैसे हुआ होगा? इनफैक्ट सर जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, जो कैथोड रे ट्यूब था, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, इट बिकेम पॉपुलर एंड इट बिकेम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, और जगह जगह पर फिर प्रयास करे जाने लगे कि हम भी कैथोड रेस को देखते हैं, कैथोड रे ट्यूब को देखते हैं। जैसा मैंने बताया भी, एक तरीके से उस समय जे थॉमसन ने कहा था कि यदि आसमान में बिजली का चमकना ये ईश्वरीय प्रक्रिया है या ईश्वर कराता है, तो मैं भी ईश्वर हुआ, क्योंकि मैं भी लेबोरेटरी के अंदर इसी तरह से बिजली चमका सकता हूं, इसी तरह से मैं गर्जन, जो बादलों की गर्जन है, वह आवाज भी पैदा कर सकता हूं। और उसने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है, जो कैथोड रे ट्यूब डिस्कवर कर दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो बताया, ये हर जगह पर चर्चा का विषय बना। और हर जगह पर कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे फिजिसिस्ट उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को स्वयं से करके देखने का प्रयास करने लगे। हम भी करके देखते हैं, हम भी देखते हैं किस तरह से जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब बनाई। लेट्स सी इट ऑन आवर ओन। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम तब मानेंगे जब हम खुद उसको करके देखें और हम भी ऐसा कर सकें। उन्हीं में गोल्डस्टेन भी एक पर्सन रहा होगा। गोल्डस्टेन ने जे थॉमसन के उस एक्सपेरिमेंट को सुना और उसने भी सोचा कि मैं भी इन कैथोड रेस को देखता हूं, स्वयं ऑब्टेन करके देखूंगा। गोल्डस्टेन ने कैथोड रे ट्यूब के लिए एक ट्यूब सबसे पहले लिया। वह ट्यूब कुछ 25, 30 या 50 या 1 मीटर लंबा रहा होगा, जैसा जे थॉमसन ने कहा एक ट्यूब लिया जाए। और फिर उसने कैथोड और एनोड चूज करी होगी। जे थॉमसन ने यह बात कही थी, द नेचर ऑफ कैथोड रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज और ज्योमेट्री ऑफ कैथोड प्लेट। हमें कैथोड प्लेट कौन से मेटल का हो, इससे तो सरोकार है, इससे तो हम कंसर्न है। कैथोड प्लेट एल्यूमिनियम की हो तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ी कम पोटेंशियल पर हमको वह कैथोड रेस दिख जाएंगी। मगर यह कैथोड प्लेट कैसी हो, इसका शेप, साइज या ज्योमेट्री कैसी हो, इससे कोई मतलब नहीं। किसी भी शेप, साइज या ज्योमेट्री की हो सकती है। ऐसा जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करते समय लिखा होगा। गोल्डस्टेन ने इसी बात को दिमाग में रखा। उसने सोचा कि मुझको एल्यूमिनियम प्लेट चाहिए, कैथोड की जगह पर मैं एल्यूमिनियम प्लेट रखना चाहता हूं। वो एल्यूमिनियम प्लेट किसी भी शेप, साइज की हो, किसी भी तरह की हो। एंड माइट बी वो अपने जंक यार्ड में गया होगा, उस जंक यार्ड में एल्यूमिनियम की कोई प्लेट ढूंढ रहा होगा। और मिली या नहीं मिली, बट माइट बी वो वॉश बेसिन जो होता है कि नहीं, वॉश बेसिन में जो परफोरेटेड एक प्लेट होती है गोल गोल, जिसके थ्रू वॉट एवर इज डंप इट गेट आउट ऑफ इट, वो शायद हाथ धोने या पी करने या कहीं इस तरह गया होगा और उसको वो एल्यूमिनियम की प्लेट दिख गई। ये एल्यूमिनियम की प्लेट दिख रही है, छेद वाली, शेप से कोई मतलब नहीं, और उसने उसी प्लेट को निकाल लिया होगा शायद, माइट भी। और उसने
उस एल्यूमिनियम प्लेट को कैथोड की जगह पर माउंट कर दिया। इस प्लेट में खास बात यह थी कि बनी हुई तो वह एल्यूमिनियम की थी जैसा जे थॉमसन ने कहा था, मगर इस प्लेट में इस तरह से परफोरेशंस थे, छेद थे, और सामने उसने एनोड प्लेट रखी। एनोड प्लेट किसी भी मेटल की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, और इस तरीके से उसने कैथोड रे ट्यूब बनाई। वंस अगेन सक्शन पंप से हीलियम गैस, हीलियम और आर्गन गैस, नियॉन या फिर आर्गन गैस उसने इसके अंदर रखी और सक्शन पंप से कनेक्ट करके अधिक से अधिक गैस को उसने ट्यूब से रिमूव करा, प्रेशर को कम कर दिया और प्रेशर को कम करके 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक लेकर आया। यह उसकी एल्यूमिनियम प्लेट, और इस पूरे सेटअप को उसने डीसी पोटेंशियल, डीसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है वह उसने नेगेटिव प्लेट पर दिया, कैथोड प्लेट पर दिया, पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, एंड गोल्डस्टेन ऑब्जर्व्ड द कैथोड रेस। जिस तरह की कैथोड रेस जे थॉमसन ने डिस्क्राइब करी थी, उस तरह की कैथोड रेस गोल्डस्टेन ने भी देखी। मगर इन कैथोड रेस को देखने के अलावा गोल्डस्टेन ने एक और एडिशनल बात, एक और एडिशनल ऑब्जर्वेशन करा, अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट वाज कि यह जो कैथोड प्लेट है, जो परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, इस परफोरेटेड कैथोड प्लेट के पीछे यह जो ग्लास ट्यूब का सरफेस है, यह ग्लास ट्यूब का सरफेस इट स्टार्ट्स शाइनिंग, और ठीक जहां पर परफोरेशन था, जहां पर छेद थे, जहां पर परफोरेशन था, उस परफोरेशन के पीछे यह कैथोड रे ट्यूब, यह जो ग्लास ट्यूब है, यह शाइन करने लगी। इट स्टार्टेड ग्लोइंग, येलो होने लगी, ब्राइट येलो। नाउ दिस वॉज एन एडिशनल ऑब्जर्वेशन, अ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय गोल्डस्टेन। इस तरह का कोई फिनोमेना जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करते समय अपने आर्टिकल में कहीं पर भी नहीं बताया था, कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं था। गोल्डस्टेन यह जो बात ऑब्जर्व कर रहा था, यह अपने आप में बिल्कुल नई थी, एक नया ऑब्जर्वेशन था। जब गोल्डस्टेन ने इस नई बात को देखा तो उसने सोचना चालू करा कि बाकी सब तो ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा जे थॉमसन ने समझाया, बाकी सारी बातें तो बिल्कुल समझ में आ रही है, वो सारे एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है, वो इधर क्रॉस रख के देख लिया, वह पेडल व्हील रख के देख लिया, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देख लिया, वह मैग्नेटिक फील्ड लगा कर देख लिया, और सारे रिजल्ट, सारे ऑब्जर्वेशन उसको बिल्कुल वैसे ही दिखाई दिए जैसे गोल्डस्टेन ने अपने आर्टिकल में डिस्क्राइब करे होंगे। मगर यह एक नई बात उसने देखी, और ये नई बात उसने कब देखी? जब कैथोड प्लेट की जगह पर उसने एक परफोरेटेड प्लेट ले ली। परफोरेटेड प्लेट लेने पर उसने कैथोड के पीछे ग्लास ट्यूब को चमकता हुआ देखा। अब इस ऑब्जर्वेशन को करते हुए गोल्डस्टेन के दिमाग में एकदम से सबसे पहला जो रिएक्शन आया कि यदि कैथोड प्लेट से कैथोड रेस एमिट हो सकती है और यह कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर सकती है, तब तो एनोड प्लेट से भी रेस एमिट होना चाहिए।
जिन्हें हम एनोड रेस कह सकते हैं, और यह एनोड रेस एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही होंगी। गोल्डस्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम कंसेप्चुअलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनोड रेस। सबसे पहले गोल्डस्टेन ने एनोड रेस कंसेप्चुअलाइज करा, इसके एग्जिस्टेंस को सजेस्ट करा। गोल्डस्टेन का कहना था कि यदि कैथोड प्लेट कैथोड रेस एमिट कर सकती है और यह कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगी, तो फिर एनोड प्लेट को भी रेस एमिट करना चाहिए, जिन्हें हम एनोड रेस कहेंगे और जिन्हें एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करना चाहिए, ऐसा गोल्डस्टेन ने कहा। जब गोल्डस्टेन ने यह बात कही तो उसी समय फिर उससे सवाल पूछे गए। गोल्डस्टेन ने सभी को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया होगा कि देखिए ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से दिख रहा है और शायद एनोड रेस होना चाहिए। तो सभी ने गोल्डस्टेन से पूछा कि यदि आप एनोड रेस कहते हो, एनोड रेस के एग्जिस्टेंस को कंसेप्चुअलाइज करते हो, तो फिर एनोड रेस के बारे में कुछ और आगे भी तो बताइए। भाई जे थॉमसन ने सिर्फ कैथोड रेस बोल के ही नहीं चुप हो गया था। उसने सबसे पहले ट्यूब के अंदर रोशनी देखी, चिंगारी देखी, और फिर उसके बाद में क्रॉस रखा, क्रॉस रख के यह प्रूव करा कि यह कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। उसने पेडल व्हील रखी, पेडल व्हील को घूमते हुए दिखाया, उससे बताया कि इसमें पार्टिकल्स है। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को के अंदर कैथोड रेस को डिविएट होता हुआ दिखाया, तब उसने कहा कि इन पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज है। उसने मैग्नेटिक फील्ड रखी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में यह प्रूव कर दिया कि यह निश्चित नेगेटिव चार्ज है और बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो आप भी तो कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए जिनसे इस तरह की रेस, इनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करा जा सके। ठीक है भाई, गोल्डस्टेन ने कहा चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टेन ने सबसे पहले इधर क्रॉस रखा होगा, जहां पर वह एनोड रेस होने की बात कर रहा था, उस रीजन में सबसे पहले उसने भी क्रॉस रख के देखा होगा। किसी तरह की कोई शैडो नहीं दिखी। फुस्सी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसने इस जगह पर पेडल व्हील रख के देखा, शायद इस पेडल व्हील में किसी तरह का कोई रोटेशन दिखे, कोई रोटेशन नहीं दिखा। एक्सपेरिमेंट फेल्ड। वंस अगेन फुस्सी, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है इन्हें रखने के लिए उसने इधर एक स्पेस क्रिएट करी होगी। इस ये जो परफोरेटेड ट्यूब है इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया होगा इस तरह से, और इस तरह से इधर परफोरेशन बने हुए दिख रहे हैं, और इस तरीके से उसने पहले स्पेस क्रिएट कर ली होगी और फिर इस क्रिएटेड स्पेस में उसने पेडल व्हील रखा, क्रॉस रखा, कोई असर नहीं। उसने इस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाकर देखी होगी, मगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से भी कोई इफेक्ट नहीं, कोई असर नहीं। उसने इस जगह पर हॉर्स शू मैग्नेट रख के देखी होगी, और हॉर्स शू मैग्नेट के रखने से भी वहां पर किसी तरह से कोई फर्क नहीं दिखा। जब उसको किसी तरह के कोई एक्सपेरिमेंट से कोई फर्क नहीं दिखा, गोल्डस्टेन ने स्वयं ने ही स्वीकार लिया, there is nothing called anode race। गोल्डस्टेन ने सबसे पहले यह कहा कि शायद एनोड रेस होना चाहिए, शायद एनोड रेस है, और फिर एक्सपेरिमेंट करके स्वयं से ही अपने शब्दों को भी वापस ले लिया कि एनोड रेस नाम की तो कोई चीज नहीं दिख रही।
ना तो हमें कोई शैडो बनती हुई दिख रही है, ना ही हमें कोई पेडल व्हील रोटेट होती हुई दिख रही है, ना ही हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिविएशन दिख रहा है, और ना ही हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड में डिविएशन दिख रहा है। मगर फिर भी फिनोमेना तो हो रहा है। यदि फिनोमेना तो हो रहा है, फिनोमेना हो रहा है, तो उसको समझाना तो पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि हमने परफोरेटेड कैथोड ले ली, तो परफोरेटेड कैथोड के पीछे इस तरह से ग्लास सरफेस शाइन करता हुआ क्यों दिख रहा है, चमकता हुआ क्यों दिख रहा है, ये समझाना तो पड़ेगा। क्योंकि इस ट्यूब के अंदर सिर्फ कैथोड रेस ही है, और कैथोड रेस सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती है। तो कैथोड के पीछे ग्लास के चमकने की क्या वजह हो सकती है? गोल्डस्टेन ने फिर सोचा और समझाने की कोशिश करी। उसने कहा एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर न तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और न ही कोई नेगेटिव चार्ज है। इस एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, और इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ही हम कैथोड रेस ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैथोड रेस में वही इलेक्ट्रॉन है। यदि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब निश्चित है एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए। एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ साथ में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। अब क्या हो रहा है? ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब में, यह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस ट्यूब के अंदर गैस एटम्स से टकराते हैं, तो ये गैस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं, और गैस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाने से गैस के एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। उसने जो समझाया बड़े ध्यान से सुनिए। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस ट्यूब के अंदर गैस एटम से टकराएगा, तो उस गैस के एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देगा। खुद तो हाई वेलोसिटी से है ही, तो टकराते हुए हाई वेलोसिटी से गैस के एटम से टकराएगा, और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को खुद तो बाहर जाएगा ही, और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर बाहर निकलेगा वो। और इस तरह से गैस के एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो वह गैस का एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और यह पॉजिटिवली चार्ज गैस का एटम फिर इस नेगेटिव प्लेट, ये जो कैथोड प्लेट है, इससे अट्रैक्ट होता है। यह पॉजिटिवली चार्ज गैस का एटम इस नेगेटिव प्लेट, मतलब कि कैथोड प्लेट से अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फिर नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिवली चार्ज गैस का एटम कैथोड से अट्रैक्ट होते हुए यदि कैथोड प्लेट से टकराएगा, सॉलिड सरफेस से टकराएगा, तो उसमें डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। मगर यदि यह परफोरेशन पर जाकर टकराया, तो परफोरेशन पर जाकर हिट करने वाला गैस का एटम फिर उसके अंदर डूबेगा नहीं, उस प्लेट के अंदर नहीं जाएगा, वो अपने मोमेंटम की वजह से आगे बढ़ता चला जाएगा, और अपने मोमेंटम की वजह से जब वो आगे बढ़ेगा तो पीछे ग्लास सरफेस से टकराएगा, और जब वह ग्लास सरफेस से टकराएगा तो इस तरह से कांस्टेंटली पॉजिटिवली आयोनाइज्ड गैस के एटम जब उससे टकराते रहेंगे, कांस्टेंटली टकराते रहेंगे, तो वहां पर वह ग्लास सरफेस हीट अप होने लगेगा, और हीट अप होने से वह चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा। डेफिनेटली कुछ इस तरह का फिनोमेना वहां पर शायद हो रहा है कि कैथोड रेस की वजह से, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
ट्यूब के अंदर के गैस के एटम्स वह आयोनाइज हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट ऑफ दोज गैसियस एटम्स, एंड ड्यू टू दैट फिनोमेना this gaseous atom gets positively ionized. They acquire positive charge, and when they acquire positive charge, they gets attracted, they gets accelerated toward negative plate. They acquire finite velocity when they reach the negative cathode plate, and with that finite velocity, with that momentum, they keeps on moving. They crosses the perforation. And once they crosses the perforation, they hit the surface of the glass tube, and hence the surface of glass tube gets heated up and it starts shining. इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करा गया. मगर इधर एक और बात आ गई. इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट हो जाने से गैसियस एटम पॉजिटिवली आयोनाइज्ड हो गया, तो गैसियस एटम पॉजिटिवली आयोनाइज्ड तो तभी होएगा ना जब उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे. गोल्डस्टेन सजेस्टेड दैट इट मींस एटम आल्सो कंसिस्ट ऑफ positively charged particles along with electron. गोल्डस्टेन ने कहा इसका मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए. गोल्डस्टेन ने अलग अलग गैसेस के साथ में एक्सपेरिमेंट करा. गोल्डस्टेन ने हीलियम, नियॉन, आर्गन यह गैसेस तो रखी, इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैसेस भी रखी, और फाइनली गोल्डस्टेन ने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रखी. एंड विथ हाइड्रोजन गैस ही ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन एटम when ionized, it gives a positively charged particle with minimum charge and minimum mass. ये बात तो उस समय सभी को पता थी कि हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा होता है. हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट atom. It have got minimum mass. गोल्डस्टेन ने कहा हो ना हो हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम बाहर कर देंगे तो हाइड्रोजन के अंदर विल बी लेफ्ट विथ अ मिनिमम यूनिट पॉजिटिव चार्ज. And this is that minimum unit positive charge having minimum mass. Goldstein conceptualized it as proton. The minimum unit positive charge having minimum mass, he called it proton. Goldstein ने कहा हाइड्रोजन एटम के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन है, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है. एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के होने से हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के बाद वहां पर सिर्फ प्रोटॉन बचता है. गोल्डस्टेन ने कहा यदि एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज यदि -1.6 इंटू 10⁻⁹ है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल और अपोजिट ही होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ही होना चाहिए. ही कंसेप्चुअलाइज्ड दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन which we may denote it as plus E should be plus 1.6 into 10⁻⁹. ऐसा गोल्डस्टेन ने इसलिए कहा क्योंकि
एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी होएगा जब एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होना चाहिए। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के पास यदि चार्ज है -1.6 × 10⁻19, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होना चाहिए वह +1.6 × 10⁻19 होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उसने कहा कि यदि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन एटम का मास हमें पता है पहले से ही, हाइड्रोजन एटम के मास में से यदि इलेक्ट्रॉन का मास हटा दिया जाए, then that must be mass of proton. In this manner, he determined mass of proton as 1.66 into 10⁻⁻27 kilograms, or 1.66 into 10⁻⁻24 grams, or 1.0076 AMU. This is the mass of proton as determined by Goldstein. इसको डिटरमाइन करने के लिए किसी तरह से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, चार्ज ऑन प्रोटॉन भी डिटरमाइन करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ थ्योरी है। चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखने के पीछे लॉजिक बस यही है कि यूनिट नेगेटिव चार्ज यदि 1.6 × 10⁻19 है, -1.6 × 10⁻19 है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही होना चाहिए बाय मैग्नीट्यूड, तभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइन करने का लॉजिक बस यही रहा है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर से एक साथ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आया। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बस। उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो सिर्फ प्रोटॉन बचना चाहिए। तो मास ऑफ हाइड्रोजन में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हटा दिया जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए, एंड दिस इज डिटरमाइंड टू बी मास ऑफ प्रोटॉन। लिख लीजिए, देख लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस देखिए, हर बार जब भी आवश्यकता लगे ध्यान से देखिए, ऑपरेट कीजिए। जब भी प्रॉब्लम में एग्जामिनेशन में आएगा तो वहां डेटा में दिया हुआ रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ 2 years हम इतनी बार इनका इस्तेमाल करेंगे कि अपने आप याद हो जाएगा हमेशा के लिए। Now, this is the discovery of proton, the second blow to Dalton's theory. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ ही डाल्टन की वह थ्योरी तो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई। अब डाल्टन की थ्योरी की बात ही नहीं करना, अब एटम को सबसे छोटा यूनिट नहीं मानना, अब यह कहना कि एटम से भी छोटे यूनिट होते हैं, एटम को डिवाइड करा जा सकता है, एटम के अंदर उसके और भी छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, जिनमें से 2 पार्टिकल तो हमें पता लग गए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। एंड नाउ आफ्टर लर्निंग अबाउट दिस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, we'll move on to the next article, and that is discovery of neutron. Let's take a break for this.